नमस्कार दर्शकों, साइबर सुरक्षा एवं नई यूपीआई व्यवस्था पर आधारित आज इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर डिजिटल पेमेंट्स को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी कर ली है और अब यूपीआई ट्रांजैक्शंस या पेमेंट्स के लिए हर बार पिन डालने की झंझट खत्म होने वाली है। जी हां, और इसके बजाय यूजर्स अपने स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेस अनलॉक का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकेंगे। फेस अनलॉक करने की बात यह है कि जिस तरह से आप मोबाइल अनलॉक करते हैं वैसे ही यहां पर भी आपका काम हो जाएगा। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा जो बार बार पिन टाइप करने में दिक्कत महसूस करते हैं या मोबाइल पेमेंट्स में अभी अभी नए नए उतरे हैं। ऐसे तो फिलहाल लोगों को काफी आदत है पेमेंट्स करने की, पर पिन डालने के बजाय तो कहीं वे लिख के रखते हैं या याद करके रखते हैं, कई बार डिजिट इधर उधर हो जाते हैं, तो ऐसे में काफी दिक्कत आती है। पर अब मोबाइल पेमेंट नए रूप में, नए कलेवर में आ रहे हैं। एनपीसीआई के मुताबिक अगर कोई यूजर चाहे तो पुराना पिन सिस्टम भी उपयोग कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही पिन सिस्टम उपयोग करेंगे कि फेस दिखाएंगे तभी आपका ट्रांजैक्शन होगा, ऐसा कतई नहीं है। पिन सिस्टम हमेशा से बरकरार रहेगा। साथ ही दर्शकों, दीपावली जैसे त्योहार के अवसर पर और आमतौर पर बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ढेरों ऑफर्स मिलते रहते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ही आसान और किफायती विकल्प मानने लगे हैं, पर ऐसे में छोटी सी भी लापरवाही आपके सामान और पैसे दोनों का नुकसान करा सकती है। इसलिए साइबर लिटरेसी और दिनों दिन बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट जैसे गंभीर विषय पर आज हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, हम उनका परिचय आपको पहले ही करवा दें। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे अभिजीत अकोलेकर जी, साइबर एक्सपर्ट हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिजीत अकोलेकर जी, साइबर एक्सपर्ट हैं। साथ में फाउंडर सीईओ हैं C9 लैब के। साथ में जुड़े हैं सीईओ इंदौर परस्पर कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ हैं दीपक कोठारी जी, और साथ में जुड़े हैं आशीष बरहटे जी जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। सभी मेहमानों का हमारे इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को आवाज मिल रही है ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। अभिजीत जी, आवाज मिल रही है? जी जी जी, धन्यवाद जी। अभिजीत से पहले, हाँ जी, आप तीनों का बहुत स्वागत है। अभिजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यूपीआई की नई व्यवस्था कितनी सुलभ और सुरक्षित होगी, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे और किस तरह से लोगों को इसका लाभ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। इससे ये जो नई सुविधा है इससे लोगों को जो है फायदा होगा। जो छोटे ट्रांजेक्शन करने के लिए भी आपको बार बार यूपीआई पिन डालना पड़ता है, उससे थोड़ी सी निजात मिलेगी, सहूलियत मिलेगी आपको। आप इजीली भी और सिक्योरली भी अब आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये एक नई व्यवस्था सामने आ रही है, तो ये बहुत बढ़िया है। जितना अभी तो एग्जिस्टिंग व्यवस्था थी इसमें कि आपको पिन नंबर डालना पड़ता था, लोग पिन भूल जाते थे और कई बार लोग पिन लिख के रखते थे अपने पास में। उससे तो काफी बेहतर रहेगा और ये ज्यादा सिक्योर भी रहेगा। अभिजीत जी, ये सुविधा 5,000 रुपए तक के लिए एक्टिव रहेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है, और क्या इससे ज्यादा अमाउंट पर सुरक्षा कारणों से पिन डालना जरूरी होगा? हाँ, अभी जैसे जब भी कोई नया फीचर रोल आउट करते हैं तो उसका एक देखते हैं कि किस तरीके के उसका इम्पैक्ट आ रहा है, कैसा उसको रिस्पांस मिल रहा है मार्केट में, उसके बेसिस पे ये लोग देखते हैं। और अगर ऐसा लगेगा कि हाँ 5,000 से लगन से लिमिट बढ़ा के 10,000 भी की जा सकती है तो शायद वो भी बहुत जल्दी लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। देखिए, हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस साल अब तक भारत में 12 लाख से अधिक साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज की गई हैं। जी हां, जिसमें लोग 1,616 करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। चलिए, अगले हमारे गेस्ट हैं दीपक कोठारी जी। आपसे जानना चाहेंगे सर, साइबर फ्रॉड की दुनिया में मासूम जो लोग हैं, शिकार बन रहे हैं, बैंकों की क्या इसमें भूमिका रहती है? बैंक कैसे सुरक्षित रखे अपने ग्राहकों को? सर देखिए, इसके लिए बैंक यूजुअली कस्टमर्स के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए काफी कुछ ट्रेनिंग सेशन करवाता है और उन ट्रेनिंग के माध्यम से दर्शकों को हम ये बताते हैं, हमारे कस्टमर्स को हम ये बताते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें करना चाहिए, मतलब डोंट्स एंड डूज जो चीजें हैं वो हम बताते हैं। खासकर अभी आपने देखा होगा कि पहले जो अभी तक फ्रॉड होते थे वो OTP, पासवर्ड या CVV बेस्ड होते थे। अभी रिसेंटली जो फ्रॉड हो रहे हैं वो डीप फेक वॉइस मैसेजेस के थ्रू, वॉइस क्लोनिंग के थ्रू, या फिर QR कोड से रिलेटेड ईमेल हैकिंग करके, या फिर ईमेल फिशिंग करके। तो इस टाइप के फ्रॉड जरूर काफी हो रहे हैं और इसकी हम बीच बीच में हमारे कस्टमर्स को अपने SMS के थ्रू
और अपने ट्रेनिंग के थ्रू जानकारी देते रहते हैं कि वो इस टाइप के फिशिंग में, इस टाइप के क्लोनिंग में किस टाइप से बर्ताव करें, किस टाइप से बचे। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि निश्चित रूप से बैंक समय समय पर अपने जो अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग देता रहता है कि कैसे लोगों को जागरूक करें और कैसे लोगों का पैसा भी सुरक्षित रखें और फ्रॉड उनके साथ ना हो, ये सभी ट्रेनिंग का हिस्सा रहते हैं। और कई जगह पे अब अगर हम एसबीआई की बात करें, किसी पर्टिकुलर बैंक की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, पर अगर हम देख रहे हैं कि हर थोड़े दिन में पासवर्ड बदलने की जो है दरकार बैंक करते हैं कि अपना नियमित रूप से पासवर्ड चेंज करे। हमारे अगले गेस्ट हैं आशीष भरेटी जी, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि ठग जो होते हैं खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर जो है पीड़ित से संपर्क करते हैं, फिर वीडियो कॉल के जरिए उन्हें गिरफ्तार किए जाने की धमकी देते हैं, इन सब से कैसे बचें? अच्छा, नमस्ते। ऐसे जो आपने बताया अभी डीप फेक कॉल करते हैं लोग, पुलिस बनकर कॉल करते हैं, तो ऐसे अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं अभी फिलहाल मार्केट में, और उसके शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं फिलहाल। तो इससे बचने के लिए बेस्ट है कि लाइक आप पहले जानिए कॉल कहाँ से आ रहा है, वो नंबर एक्चुअल में पुलिस स्टेशन का है कि नहीं। अगर वो पुलिस स्टेशन का आशीष जी, नहीं है इसमें तो आप ये बताइए कि कैसे इससे बचें कैसे, और कैसे पता कैसे चलेगा कि ये फ्रॉड है? अच्छा, लाइक उसके हाव भाव से, या फिर वो कुछ प्रॉपरली क्या बोल सकते हैं अपन, जैसे कि वो प्रॉपरली उसके कपड़े या फिर वो देखिए टेलीफोन कॉल पे आशीष जी ये सब जानना आपसे मैं आपके पास लौटूंगी थोड़ी देर में। अभिजीत जी आपके पास आ रही हूँ। नकली वेबसाइट या फिर पेमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभिजीत जी आपसे भी जानना चाहेंगे डिजिटल अरेस्ट स्कैम कैसे होता है, ये आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल मैम देखिए, ये जो डिजिटल अरेस्ट जो भी जैसे कि आपने कहा, जो भी हम लोग बहुत ज्यादा सुन भी रहे हैं, देखिए डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर कि डिजिटली आपको अरेस्ट किया जाए। पहली बात तो ये समझना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि कभी भी आप वेरीफाई करें। जब भी अगर आपको कोई इस तरीके का कॉल आता है और आपसे पूछते हैं कि भाई आपने ये कोई ट्रांजेक्शन किया है जिस वजह से आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये इंफॉर्मेशन हमें आप मिली है और इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो पहले आप वेरीफाई करिए, पहले आप किसी लीगल पर्सन से बात करिए कि ऐसा ही पॉसिबल है क्या। पहली बात तो यह है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा कॉल आता है तो आप जरूर वेरीफाई करें। आप हो सकता है आपके पास से थाने में जाए, वहां पर आप बात करें, आप आपसे साइबर क्राइम थाने में जाके बात कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा भी यहाँ पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो तुरंत 1930 पे कॉल करके वहां पर आप अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज कराएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, कंप्लीट करिए अपनी बात। जी, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप रिपोर्ट भी करें इन सब चीजों को, ताकि दूसरी और जनता जो है वो इस तरीके के फ्रॉड में ना फंसे। देखिए बिल्कुल आपने ये कहा, पर सर साइबर फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई बात होती ही नहीं है ऐसा अभिजीत जी आपने कहा है। पर जो साइबर फ्रॉड के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, मेरे खुद के सामने ये एक घटना अभी कुछ ही दिनों पहले घटी है। ऑनलाइन ठगी सबसे ज्यादा बुजुर्गों से लोगों के साथ होती है, ऐसा क्यों होता है अभिजीत जी? जी मेरा कहना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है। साइबर फ्रॉड ऑब्वियसली हम लोग देख ही रहे हैं, हो ही रहे हैं। तो बुजुर्ग, और आपने बिल्कुल अभी सही बात कही कि बुजुर्ग जो है, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, वो सबसे आप कह सकते हो प्राइम टारगेट है इन स्कैमर्स और ये जो फ्रॉडस्टर है उन लोगों के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन उनके अंदर थोड़ा सा कम है। वो टेक्नोलॉजी को बड़ी मुश्किल से उन्होंने पेमेंट कैसे करना है वो समझा है, अब उसको कैसे सिक्योरली करना है वो उनको समझाना बहुत जरूरी है। तो ये जो हम लोग हैं, मतलब जो भी इन सब चीजों को समझ रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे सीनियर सिटीजन को अवेयर करें इन सब चीजों के बारे में, हम उनको एजुकेट करें कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और उनसे कैसे बचा जाए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दीपक सर के पास लौट रही हूँ मैं। दीपक सर देखिए, आप तो बैंक अधिकारी हैं, उच्च पद पर आसीन हैं। दिवाली की सेल अभी आप देख रहे हैं, जगह जगह पर दिवाली की सेल लगी हुई है। और अगर हम दिवाली छोड़ दें तो अन्य कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि सबसे ज्यादा शॉपिंग आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग में अपना जो है व्यस्त करते, अपने आप को व्यस्त करते हैं। लोग दिन भर घर में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, एक बड़ा खतरा भी है इसमें। तो ऐसे में यदि ट्रांजैक्शन तो वो करते हैं तो बैंक के थ्रू ही होता है, तो बैंक ऐसे जो ऑनलाइन शॉपिंग में कोई खतरा महसूस होता है तो कैसे बैंक अलर्ट कर सकता है अपने ग्राहकों को?
देखिए, अलर्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि बैंक का जो पेमेंट ऐप है उस पे जिस ऐप के थ्रू ये पेमेंट वो कर रहे हैं वो जांच कर लें कि वो सिक्योर्ड ऐप है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि बाई चांस वो उस गलत ऐप पे भी यदि जानकारी दे देते हैं तो इसके लिए पेमेंट ऐप को तुरंत कॉल करके और उसको यूजर को अपने ब्लॉक कर देना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे कि वो ये इसको फ्रॉड को रोक सकते हैं। मेरा एक और ये कहना है इसमें कि इसमें सतर्कता सबसे ज्यादा जरूरी है, और सतर्कता के साथ भी यदि हम थोड़ी सावधानी रखें और संदेह की बात है ना, वो हमेशा जहाँ पेमेंट करना है वहाँ पहले एक संदेह यदि मन में है कि ये सही है या नहीं है, यदि वो संदेह हमेशा बना रहेगा तो हम किसी भी चीज को पेमेंट करते समय, खासकर हमारा कैश इन्वॉल्व हो रहा है, तो किसी भी पेमेंट को करते समय हम इस संदेह की चीज को यदि ध्यान में रखेंगे और फिर यदि किसी ऐप के थ्रू पेमेंट करेंगे तो कभी फ्रॉड में हम नहीं फंसेंगे। बहुत अच्छी बात कही दीपक सर आपने कि संदेह अगर करते वक्त, पेमेंट करते वक्त संदेह हो रहा है, कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो पहले तो रोकें अपने आप को। हम यही कहना चाहेंगे दीपक सर के माध्यम से अपने दर्शकों को कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो पहले किस ऐप से कर रहे हैं, या क्या ये ऐप इससे पहले भी कई लोगों इस पे जुड़े हैं, कभी किसी के साथ इस तरह का स्कैम इस ऐप के माध्यम से हुआ है, ये सुनिश्चित कर लें। ये भी बताना चाहेंगे आपको कि जब भी आप पेमेंट करते हैं तो पहले किसी अधिकारी से या बैंक जाके उस ऐप की जानकारी ले लें। सर, आपसे एक और सवाल उठ रहा है कि साइबर अपराध को देखते हुए सरकार की क्या पहल है, क्या उपाय सरकार ढूंढ रही है बैंकों के माध्यम से? और सर, इसी के साथ एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे दीपक जी कि जो यूपीआई का नया अभी जो सिस्टम आने वाला है, चेहरा देखते ही आपका पेमेंट हो जाएगा, इसमें अभी आप किस तरह से क्या प्रतिक्रिया देंगे, कितना अच्छा है ये? देखिए, अभी रिजर्व बैंक ने काफी कुछ इसमें साइबर सिक्योरिटी के लिए काफी कदम उठाए हैं। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली रिजर्व बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, इन लोगों ने एक मध्य प्रदेश के एक गांव में खरगोन के पास कहीं एक शिविर किया था, और जिसमें खासकर ये जनधन के जो लोग हैं उनको इस टाइप की चीजों से अवगत करवाया था। तो स्टेट बैंक के माध्यम से और दूसरी बैंकों के भी माध्यम से रिजर्व बैंक कंटिन्यूसली ये प्रयत्न कर रहा है कि हम साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक व्यक्तिगत रूप से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं बैंक की तरफ से, वो सब हम कर रहे हैं। इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि यदि गलती से किसी के साथ कोई घटना हो भी जाती है तो यदि उसने तुरंत एक्शन लिए, जैसे कि इन्होंने बताया अभी अभिजीत सर ने कि आप 1930 पे उसको रिपोर्ट करें, तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि ऐसे किसी के साथ घटना हुई है तो ऐसे केस में यदि 24 से 48 घंटे के अंदर यदि वो सब तरफ रिपोर्ट कर देते हैं, सब तरफ से मेरा मतलब है सबसे पहले बैंक को या फिर उस पेमेंट ऐप को, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी सेल में या पुलिस स्टेशन में, या इस टाइप की यदि कंप्लेंट वो टाइमली लॉन्च कर देते हैं तो 90% केसेस में उनका पैसा वापस मिलने की संभावना हो जाती है। दीपक सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। शायद इसी को गोल्डन आवर कहते हैं। ये जो आपने कहा, ये गोल्डन आवर, ये 24 घंटे मतलब गोल्डन पीरियड होता है कि यदि स्कैम हो गया है, पैसा आपके अकाउंट से कट गया है, तो आप उसी 24 घंटे के अंदर बैंक को, साइबर क्राइम में, पुलिस स्टेशन में और 1930 ये सभी नंबर्स पे अगर आप कर दें। दर्शकों को यही बताना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कि यदि ऐसा कोई स्कैम किसी के साथ होता है या तो आप तुरंत एक्शन लें। ये ना सोचें हमारे साथ ये घट गया, उसी को आप लेके बैठे रहें घर में। तुरंत एक्शन लें तो जाके ये पैसा, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, वापस मिल सकता है। हमारे साथ आशीष जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, बहुत ही स्पष्ट आंसर आपसे हम उम्मीद करते हैं कि साइबर फ्रॉड के नए तरीके क्या हैं आजकल, इससे कैसे बचें, क्या क्या नए, जो कि कुछ तो लोगों को मालूम पड़ गया कि डिजिटल अरेस्ट होता है या ओटीपी का स्कैम होता है, बिजली के बिल का स्कैम होता है, और क्या नया कुछ आ गया है अब मार्केट में, कैसे स्कैम हो रहे हैं? आशीष जी। लाइक डीप फेक एक स्कैम आ गया मार्केट में अभी। लाइक जैसे बैंक ने नया आरबीआई ने नया रूल, नया टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, बायोमेट्रिक की मदद से वो पेमेंट गेटवे पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसका एक नया स्कैम आ सकता है मार्केट में। लाइक फिंगरप्रिंट का डेटा एंड चेहरा, आपका जो डेटाबेस रहता है वो अगर लीक हो गया कहीं पे, हम देखते हैं कि बहुत सारे डेटाबेस लीक होते हैं मार्केट में, तो वो स्कैम आ सकता है मार्केट में अभी नया। एंड अभी लेटेस्ट में फिशिंग स्कैम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। बैंक के जो इमिटेटिंग डोमेन्स रहते हैं, जो फिशिंग डोमेन्स रहते हैं,
उसका एक रिप्लिका बना के अटैकर दर्शकों लाइक कस्टमर्स को मेल करते हैं उनके बिहाफ पे कि लाइक इतना अमाउंट आपका ठीक है, पेंडिंग है तो कर दो, या फिर केवाईसी ठीक है। रिलेटेड। अभिजीत जी, आपके पास आ रही हूँ मैं ये पूछने के लिए कि कार्ड डिटेल, ओटीपी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं आजकल। सब जगह जगह पे लिखा हुआ है कि कार्ड डिटेल्स ना दें, सीवीवी नंबर ना दें, ओटीपी ना दें, इससे खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इससे कई ऐसे मासूम जो अनअवेयर हैं, जो अभी नए नए हैं, कैसे बचें, उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए मैम, अब तो जनता काफी अवेयर है। ओटीपी तो लोग शेयर नहीं करते हैं। दीपक सर ने भी कहा कि अब जो है वो स्कैमर जो है वो इवॉल्व हो गए हैं। वो अब दूसरे तरीके यूज कर रहे हैं, वो एआई का यूज कर रहे हैं, वो डीप फेक का यूज कर रहे हैं। अब ये जो है, जो ओटीपी और कार्ड और सीवीवी से रिलेटेड जितने भी स्कैम होते थे, वो लगभग अब जो है बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने भी बहुत सारे नए रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के ऊपर। तो ये जो है, ये तो अभी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ओटीपी लोग देना अवेयर हो गए, सतर्क हो गए कि भाई हमें ओटीपी शेयर नहीं करना है। लेकिन अब जैसा अभी आशीष जी ने भी अभी कहा कि जो रिसेंटली एक चीज देखने को मिली है कि इमिटेटिंग डोमेन क्रिएट कर लिए जाते हैं। अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, सेल चल रही है ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है, अमेजन की सेल चल रही है, और ये लोग क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट जैसी कोई दूसरा वेबसाइट बना लेंगे और लोगों को मैसेज करेंगे कि देखो फ्लिपकार्ट के ऊपर ये जो आपका आईफोन है ये 70,000 रुपए का था, लेकिन अभी कुछ स्कीम के अंदर आपको सिर्फ 20,000 में मिल रहा है। तो इस तरीके के स्कैम अब जो है सामने देखने को मिल रहे हैं, और इस तरीके के स्कैम में जो हमारी जो जनता है वो इसमें अभी जो है अपने पैसे जो है वो गंवा रही है। तो बिल्कुल हमें ठीक कहा। ध्यान रखना है। बताइए। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमेशा वो जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसी पर हम लोग जाए। हम किसी भी इस तरीके के लालच या किसी बहकावे में न आए। जब भी आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो पहले ऊपर जरूर चेक करें कि आप उसी वेबसाइट पर पेमेंट कर रहे हैं जहां से आपने सामान परचेज किया है। फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट ही होना चाहिए। आजकल ये लोग क्या करते हैं, जैसे FLIPKART है तो के की जगह C बना लेंगे, तो आपको दिखने में तो ऊपर से सामने से लगेगा फ्लिपकार्ट ही है, पूरा लोगो कलर सेम वैसा फ्लिपकार्ट जैसा रहेगा, लेकिन एक छोटा सा वहां पे अक्षर चेंज कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात बताई आपने अभिजीत जी। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि ये किसी के साथ भी हो जाए कि अगर आप अमेजन से शॉपिंग करते हैं या फ्लिपकार्ट से या अन्य किसी भी माध्यम से शॉपिंग करते हैं तो उसकी नकली वेबसाइट या नकली ऐप बहुत निकल आए हैं। आपको जैसा कि उन्होंने बताया अभिजीत जी ने कि एक छोटा सा जो अल्फाबेट है उसको आप मिस कर जाएं और वहीं पे आपके साथ स्कैम हो जाए। कोठारी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो ठग होते हैं, जो खुद को बैंक कर्मचारी बता देते हैं कई बार कॉल करके, और ये बहुत हो रहा है कि और आपके क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, आपको क्रेडिट कार्ड दिलवाएंगे बहुत जीरो डाउन पेमेंट पे ये हो जाएगा। ये बैंकों के साथ अधिकारी बन के ये सब बहुत कर रहे हैं और ऐसे में करोड़ों रुपए लोगों के चले गए हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, बैंकों ने अपने कस्टमर के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंकों ने कस्टमर के लिए अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यह भी बात बताई गई है कि बैंक कभी भी किसी केस में किसी टाइप की शेयरिंग या इस टाइप के पासवर्ड देने के लिए या इस टाइप का कुछ आधार कार्ड या इस टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कभी बताता नहीं है। ये सब चीजें जब भी ये बताई जाती है तो ये हमेशा जो भी ये इसको दे रहा है उसके ध्यान में ये आना चाहिए कि ये कोई फेक हो सकता है। ऐसे केस में आप पहले उस बैंक की साइट को, या तो बैंक जहां से ये फोन आया है जो कर्मचारी बनकर बता रहा है कि मैं इस बैंक का कर्मचारी हूँ, तो उसका पहले ऑथेंटिकेशन चेक करना चाहिए। उसको किसी दूसरे नंबर से या जो बैंक का नंबर है उसको बैंक फोन काट कर और दूसरे फोन से पहले बैंक से कंफर्म करना चाहिए कि ऐसी कुछ जानकारी आपने मांगी है क्या। मुझे नहीं लगता ऐसी, और रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को आदेश दिए हुए हैं कि इस टाइप की इंफॉर्मेशन कभी भी आप किसी भी फोन के माध्यम से या कर्मचारी के द्वारा ये मांगी नहीं जाए। केवल ऑथेंटिकेटेड साइट जो है बैंक की उसी पे ये शेयर की जाएगी। इसके अलावा इस टाइप की जानकारी किसी को देना नहीं है। बैंक के पास सर बिल्कुल सही। मैं यही कहूंगी, आपके माध्यम से जो हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं, दर्शकों ये कह रहे हैं कि यदि इस तरह का कोई बैंक अधिकारी बन के फोन आता है आपको, तो पहले तो बैंक उनको आप रोकिए, वहीं पे उनसे बोलिए कि हम बाद में आपसे बात करेंगे। पहले ये आप कंफर्म करिए कि बैंक अधिकारी वाकई उस बैंक से संबंधित है या नहीं है, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। कोठारी सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स, ये स्कैम बहुत बढ़ गया है, ये क्या होता है?
देखिए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी हो, आजकल आप जितना कार्ड यूज करेंगे उस पर आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और रिवार्ड पॉइंट्स जो हैं उसमें आप उस रिवार्ड पॉइंट्स को आप सरेंडर करके और कुछ दूसरी चीजें परचेस कर सकते हैं। तो ये स्कीम होती है, डिफरेंट कार्ड होल्डर की अपनी स्कीम है, डिफरेंट कंपनीज की स्कीम है। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा यहाँ पर कि वो जो ऑथराइज ऐप है, मान लीजिए आप SBI कार्ड होल्डर हैं, तो SBI कार्ड का जो ऐप है उसमें अपने रिवार्ड पॉइंट्स को चेक कीजिए। यदि वो रिवार्ड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि इतने, दूसरा ये होता है कि रिवार्ड पॉइंट्स का जो लैप्सेस का तरीका है वो बैंक ऑलरेडी अपन जब कार्ड इशू करती है बैंक अपना, तब वो बता देती है कि इस कार्ड का ये तरीका रहेगा कि आपके कब पॉइंट्स लैप्स होंगे। तो इस टाइप से किसी भी टाइप के बहकावे में नहीं आते हुए, उस पर भरोसा नहीं करते हुए, आप उस बैंक के ऑथेंटिकेटेड ऐप पर जाकर और अपने कार्ड के रिवार्ड पॉइंट चेक करें और वहां पे आप डिसीजन लें। आजकल आपको कार्ड में रिवार्ड पॉइंट्स को आपके पुराने बिल्स जो हैं उसके पेमेंट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप अपने रिवार्ड पॉइंट से सीधे पेमेंट करके आपका कार्ड के जो ड्यूज है वो भी पेमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही। वो उस पे जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। किसी चीज को परचेज करना है, आप उसको नगद में परचेज कीजिए और अपने बिल का पेमेंट उस कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स के थ्रू कीजिए। सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जी सर, आपका ये जो सुझाव है ये दर्शक सुन रहे हैं, और ये भी हमने जो सवाल किया था कि रिवॉर्ड पॉइंट स्कैम क्या होता है, जैसे कि कोठारी सर ने बताया दर्शकों कि अगर आपके कोई पॉइंट्स बन गए हैं तो आप उसको रिडीम करिए। आप अपने उस पर्टिकुलर ऐप में जाइए, जो भी आपका, जहां भी आपका खाता है, जहां भी जिस बैंक को आप ज्वाइन करते हैं, तो वहां के रिडीम करिए। उसी ऐप से उस जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है उनको रिडीम करके सीधे आप, सर कह रहे हैं कि बिजली का बिल भर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, कई चीजें आप वहां ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके पॉइंट्स वहीं के वहीं आपको पता चल जाएंगे कितने यूज हुए, कितने बचे हैं। सर, मैं आपके पास लौटूंगी। कोठारी सर, अभिजीत सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिजली बिल फ्रॉड क्या होता है और फिशिंग और ईमेल हैकिंग क्या होता है, और जो हजारों ईमेल एक लिंक में ही जो लोग भेज देते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, आपके माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। मैम, अभी आपने जो कहा कि जो बिजली बिल को लेकर जो आजकल स्कैम हो रहा है, जो फ्रॉड हो रहा है, वो बहुत कॉमन है। उसमें क्या होता है कि एक SMS या फिर एक WhatsApp आपके पास में आता है कि आपका फलाना बिल है और आपने ये जमा नहीं किया है, इसलिए आज रात को आपकी बिजली जो है वो काट दी जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो इस तरीके का मैसेज देख के जो है वो एक बार सोचेगा कि अरे ये क्या हो गया, मुझे तुरंत बिल भरना चाहिए, और वो कहीं और जाने की बजाय उसी मैसेज के अंदर जो लिंक दी हुई है उसी पे क्लिक करता है और वहीं से पेमेंट करने की कोशिश करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जितनी भी बिजली विभाग है, जो भी बिजली वितरण कंपनीज है, इनके अपने मोबाइल ऐप है, इनके अपनी वेबसाइट्स है, आप वहां से जाके बिल पेमेंट करिए। आप इस तरीके के किसी भी मैसेज के अंदर जो भी लिंक आई है वहां से पेमेंट बिल्कुल मत करिए। अब दूसरी बात, यहाँ पर ऐसा भी होता है, बहुत बार ये भी देखने को मिला है कि जब भी आप इस तरीके का कोई मैसेज आता है तो उसी के अंदर एक लिंक के साथ में APK फाइल आती है और आपसे कहा जाता है कि भाई अगर आपका बिल जो है 5,000 रुपए का है तो आपको सिर्फ 3,000 रुपए भरने या फिर 2,000 रुपए भरने, आप इस लिंक पे जाके इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक APK फाइल, मतलब कि एक एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल होती है, डाउनलोड होती है पहले, फिर आपसे इंस्टॉल का पूछती है, और आप जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं, आपके पूरे फोन का एक्सेस उस जो भी स्कैमर है उसके पास में चला जाता है। आपके जितने OTP है, जो बैंक अकाउंट की जितनी डिटेल्स है, जो आपके फोन में है, वो एज इट इज उसके पास में चला जाता है। मतलब कम से कम इसको कह सकते हैं हैक कर लिया, हैक करने को बोल सकते हैं इसको, कि हैक हो जाता है। बिल्कुल। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की किसी भी APK फाइल को हमें इंस्टॉल नहीं करना है हमारे मोबाइल के अंदर। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिर्फ प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ही उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए, बाकी कहीं से भी मत करिए। बिल्कुल। हमारे साथ आशीष जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है, जल्दी से बताइएगा कि लिंक पर यदि क्लिक करते ही पीड़ित की निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल ठग के पास कैसे पहुंच जाती है? किसी भी अनजान ईमेल या लिंक पर क्लिक नहीं करने के लिए, मतलब लोग तो फटाफट क्लिक करते हैं, ऐसा ना करें लोग, कैसे इससे बचें? पहले तो आपको वो जो URL मिलती है, लिंक मिलती है, उसको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि उसमें कुछ अलग अक्षर तो नहीं डाला हुआ, एक कैरेक्टर तो नहीं चेंज हुआ, वो इम्पोर्टेंट है। और अटैकर के पास अपने जो ID पासवर्ड जो जाते हैं वो अपनी अपन खुद ही डालते हैं उस पर। सो वो कौन से भी ऐसी कहीं से भी लिंक आए तो उस पर पहले डिटेल ना शेयर करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने साइड से। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद और महत्वपूर्ण जानकारी। जी कोठारी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए सर।
आशीष जी ने जो बताया उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि यूजुअली आजकल एक जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, यदि उसका हम इस्तेमाल करें तो शायद हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। आशीष जी, मैं शायद सही बोल रहा हूँ कि यदि हम मल्टी फैक्टर बराबर है सर। ऑथेंटिकेशन का यूज करें तो हमारे पास एक सेकंड चांस होता है जिसका कि ओटीपी हम किसी फोन पे बुलवा सकते हैं, या ईमेल का जो पासवर्ड है वो हम कहीं दूसरी जगह कर सकते हैं। तो इस टाइप से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करके और हम कई टाइप के फ्रॉड से बच सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत उपयोगी जानकारी सभी ने दी। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इतना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये इतना कम समय में इसको क्लियर नहीं कर सकते, पर जितने भी समय आप हमसे जुड़े, आपने जो भी दर्शकों को इस साइबर फ्रॉड के बारे में बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही सुरक्षा है। दर्शकों, साइबर अपराधियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जागरूक रहना और सभी लेन देन में सतर्कता बरतना, और किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या ईमेल के झांसे में आप ना आए। अगर आपको कोई फ्रॉड लगता है तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। साइबर सुरक्षा का पालन करें, खुद को और अपने परिवार को साइबर अपराध से सुरक्षित रखें। साथ में अब यूपीआई के लिए जो नया सिस्टम आने वाला है, जो लोगों को इसकी फायदा मिलने जा रहा है, उसका फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिफिकेशन से आपका ट्रांजैक्शन उतना ही आसान होगा जितना कि फोन अनलॉक करना। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। जो नया विषय हमारा अगला जुड़ेगा उसमें आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।